हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मॉर्निंग में करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं और इवनिंग में हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है प्रीलिम्स थिंक सीरीज। आज इस कड़ी में 9वां एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनको देखें। काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से और कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक से कवर किए जाते हैं। आज जिस हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रस्तावना। भारतीय संविधान में मौजूद प्रस्तावना, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, संविधान में मौजूद प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। पहला कथन। दूसरा कथन है, संविधान सभा के द्वारा, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है लेकिन यहां पे मैं बता देता हूं, प्रस्तावना में आज तक संशोधन केवल एक बार हुआ है। यहां पे संविधान सभा की जगह प्रस्तावना आएगा, ये थोड़ा सा हो गया है। और इसके बाद न्यायविद NA पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। यानी कि आपके सामने 3 स्टेटमेंट हैं और आपको 3 स्टेटमेंट में से क्या बताना है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला, ऑप्शन A केवल एक, ऑप्शन B 1 और 2 दोनों, ऑप्शन C 1 2 3 तीनों, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। आपको पहचान करनी है कौन सा कथन गलत है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक भी कथन गलत नहीं है, तीनों के तीनों कथन गलत हैं। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए संविधान को लेकर, संविधान की प्रस्तावना को लेकर। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, यानी कि अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। प्रस्तावना के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में इसे शामिल किया गया था। दूसरा, संविधान में समाजवादी शब्द मूल रूप से मौजूद था। तीसरा, प्रस्तावना में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। और D इनमें से कोई नहीं। आपको पहचानना है कि कौन सा कथन इसमें से क्या है, सही है। याद रखिए, सही पूछा है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन A। ऑप्शन A इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन A क्यों? सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में इसे शामिल किया गया था, बिल्कुल सही बात है। संविधान में समाजवादी शब्द मूल रूप से मौजूद था, नहीं, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और तीसरा, प्रस्तावना में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। आपको पता रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्दों को भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और ये वो 3 शब्द हैं, वो है संप्रभुता, अखंडता और बंधुत्व। ठीक है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, वो थे समाजवाद, अखंडता और बंधुत्व। ये 3 शब्द जोड़े गए थे जो आपको याद रखने हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर वो 3 है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किन तत्वों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। आपसे पूछा है किन तत्वों को शामिल किया गया था। पहला, समाजवाद, सेकुलरिज्म और न्याय को। दूसरा, समाजवाद, न्याय और बंधुत्व को। तीसरा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व को। और D इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, यानी किन 3 शब्दों को शामिल किया गया था। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। यानी कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हमारे संविधान में, हमारी प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है प्रस्तावना के बारे में। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय संविधान में मौजूद समाजवाद साम्यवादी नेचर का है, यानी कि जो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द है उसका नेचर साम्यवादी है। दूसरा, प्रस्तावना में न्याय के 3 रूप शामिल किए गए हैं, ये बताया है। और न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से ली गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा कथन गलत है। ये आप पहले ही निशान कर लिया करिए कि क्वेश्चन पूछा क्या है, गलत पूछा है या सही पूछा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन A केवल एक, ऑप्शन B 1 और 2, ऑप्शन C 1 2 3 तीनों, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन क्या है, गलत है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसका आंसर।
आई थिंक आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इसमें से एक ही कथन गलत है, वो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन उठता है गलत क्यों है? भारतीय संविधान में मौजूद समाजवाद साम्यवादी नेचर का है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत हुई हमारी। दूसरा, प्रस्तावना में न्याय के 3 रूप हैं। बिल्कुल 3 रूप हैं, आर्थिक न्याय, फिर आपका राजनीतिक न्याय और आपका सामाजिक न्याय। ये 3 रूप दिए गए हैं। न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से ली गई है, ये भी बिल्कुल सही बात है। न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से ही ली गई है। तो इस तरह इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से सुनिएगा। अगेन, निम्न में से कौन सा कथन गलत पूछा है? प्रस्तावना में 3 प्रकार की स्वतंत्रता तथा 4 प्रकार का न्याय दिया है। प्रस्तावना में केवल अब तक एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है, या निम्न में से कोई नहीं। तो आपसे पूछा है कौन सा कथन गलत है? गलत गलत, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा कथन गलत है? 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसके बेसिकली 2 आंसर हो सकते हैं। एक हो सकता है ऑप्शन ए, प्रस्तावना में 3 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की नहीं, स्वतंत्रता 4 प्रकार की है, जबकि न्याय 3 प्रकार का है। तो ये भी गलत हो गया। और प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है, ये तो गलत है, क्योंकि संविधान को प्रस्तावना का भाग माना जाए। तो आप इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, मिस टाइप हुआ है, तो इसका थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ध्यान से सुनिएगा, फिर गलत पूछा है। केशवानंद भारती केस 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग कहा गया, पहला। दूसरा, बेडूवारी केस में न्यायालय ने घोषणा की कि अनुच्छेद 368 के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तीसरा, केएम मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय गणराज्य का भविष्यफल कहा है, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों कथन सही है। केशवानंद भारती केस 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग कहा गया, बिल्कुल सही बात है। बेडूवारी केस में न्यायालय ने घोषणा की कि अनुच्छेद 368 के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, और जब संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और तीसरा, केएम मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय गणराज्य का भविष्यफल कहा, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। प्रस्तावना में मौजूद गणराज्य शब्द का क्या अभिप्राय है? आपसे पूछा है कि प्रस्तावना में जो गणराज्य शब्द है उसका क्या अभिप्राय है। पहला, इसका अर्थ है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दूसरा, इसका अभिप्राय है कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा। तीसरा, गणराज्य का मूल अर्थ प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रमुख होता है, यह है, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि प्रस्तावना में जो गणराज्य शब्द है उसका क्या अभिप्राय है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि गणराज्य का शब्द क्या है? इसका अभिप्राय है कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा। तो हमारे देश में राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है इसके बारे में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, वो है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का दर्शन निम्न में से किस में देखने को मिलेगा? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का अगर आपको दर्शन देखना है तो किस में देखने को मिलेगा। पहला, क्या वो मौलिक अधिकारों में देखने को मिलेगा। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलेगा। तीसरा, प्रस्तावना में देखने को मिलेगा, या डी, इनमें से किसी में नहीं, यानी कि इसमें से किसी में नहीं। तो सोचिए आंसर, 2 सेकंड, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको भारतीय संविधान का संक्षिप्त रूप समझना है तो हम प्रस्तावना को पढ़कर यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, भारतीय संविधान का नेचर कैसा है, भारतीय संविधान किस प्रकार के सिद्धांतों को व्याख्यान्वित करता है। तो उसके समझने के लिए हम प्रस्तावना की सहारा ले सकते हैं। तो हमें भारतीय संविधान का दर्शन आपको कहां देखने को मिलेगा? तो वो देखने को मिलेगा संविधान की प्रस्तावना में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है, ध्यान से सुनिए। 1991 के बाद भारतीय समाजवाद में गिरावट आई है, पहला। दूसरा, भारतीय संविधान के अंतर्गत 5 प्रकार की समानता प्रदान की गई है। तीसरा,
समानता का मूल अर्थ विशेषाधिकारों का ना होना है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। सोचिए जरा 2 सेकंड, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। सही कथन का चुनाव करें। सही पूछा है, ध्यान से सुनिए। सही, प्रस्तावना में शक्ति का प्रमुख स्रोत जनता में माना है। यानी कि प्रस्तावना कहती है कि भारतीय शासन व्यवस्था की अगर आपको शक्ति चाहिए तो वो कहां से मिलेगी, वो जनता में है। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की स्वतंत्रता मौजूद है, ये कहा गया है। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत बिना किसी दबाव में आए अपने निर्णय ले सके। और डी है सभी कथन सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सही, सभी कथन सही है। यानी कि सभी कथन सही है प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में शक्ति का प्रमुख स्रोत जनता को माना गया है, बिल्कुल सही बात है। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और संप्रभुता का अर्थ यह है कि भारत बिना किसी दबाव में आके अपना निर्णय ले सके, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये थे प्रस्तावना के 10 क्वेश्चन। एक बात और मैं बताना चाहूंगा प्रस्तावना के बारे में। देखो, प्रस्तावना को लेकर ना तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, ना ही प्रस्तावना सरकार को शक्ति प्रदान करती है और ना ही सरकार की शक्तियों पर रोक लगाती है। यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो जरूर है, लेकिन यह वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब होता है कि हम इसको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से रहनी चाहिए प्रस्तावना के बारे में। और प्रस्तावना को लेकर हमारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सबको यहां पे कवर करने की कोशिश की गई है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको आने वाली किसी वीडियो में क्या कर दिया जाएगा, शामिल करके आपके सामने पेश कर दिया जाएगा, ताकि आप प्रस्तावना को अच्छे से तैयार कर सके। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न। ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और आपको इसके बारे में जितना पता है उतना लिखें, जिससे कि औरों को भी क्या हो सके, औरों को भी फायदा हो सके। और हाँ, जो अच्छा आंसर देगा मैं उनको अगले एपिसोड में उनका आंसर अपने वीडियो में भी ऐड करूंगा। तो ये भी आप ध्यान से रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, हाल में ही 11वें राष्ट्रीय संस्कृति मेले का आयोजन किया गया, कहां पे किया गया? तो असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, या डी इनमें से किसी में नहीं। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब्सक्राइब का साइन आ गया है। चलते हैं आगे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ये अभय गुप्ता एग्जाम अफेयर्स यूपीपीएससी लिखा हुआ है, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही बनाया है, तो कम ही सब्सक्राइबर है। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ, वीडियो के लिंक्स, इसके अलावा क्विज हम करते हैं, जैसे यहाँ पे खबरों में रहा डेको सोनिया का संबंध किससे, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं ऐसी ही नई सीरीज में। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट करनी थी। मैंने प्लान किया है कि द हिंदू न्यूज़पेपर को भी कवर किया जाए, साथ ही उसमें से वो क्वेश्चंस भी दिए जाएं जो आपके मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज से नेक्स्ट उससे एक और बात करूंगा, जो मैं टॉपिक आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कराऊंगा, उसका मैं एक मेंस के लिए लिखने के लिए आंसर भी दूंगा, ताकि आप उस आंसर की प्रैक्टिस करें और आपकी पकड़ थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मजबूत होती जाए। क्योंकि देखो, धीरे धीरे चीजों को आपको समझना है, धीरे धीरे चीजों को ग्रैब करना है, और फिर आपकी तैयारी एक बहुत स्ट्रांग मोड पर चली जाएगी। तो आज के लिए यहीं पर अपना वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।